हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट के लिए, है ना। केमिस्ट्री डीएससी चल रहा है, बहुत खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी टॉपिक, केमिस्ट्री के जितना भी टॉपिक है सब आईएमपी है, सबको पढ़ें, ज्यादा टॉपिक नहीं है। और पूरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बहुत इजी है, आपके लैंग्वेज में है और आप इनको आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये सभी चीजों को आप देखें, समझें, कितना अच्छा है देखें। ये लास्ट हमारा वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू रेडिएशन केमिस्ट्री है, और दो तीन टॉपिक और मिलेगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो कैसे हमें प्रभावित करते हैं, हमारे विज्ञान तक ये कैसे हमको अच्छे से क्लियर होगा, ये चीजें हम देखते हैं दोस्तों। देखो, दिख जा रहा है सबको? देखते हैं विकिरण रसायन का परिचय। विकिरण रसायन रसायन विज्ञान की वह आधुनिक और महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जब किसी पदार्थ पर उच्च ऊर्जा वाले विकिरण को डाला जाता है तो उनके परिणाम स्वरूप उसमें किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उत्पन्न होता है। विकिरण का अर्थ है उस ऊर्जा से है जो तरंग या कणों के रूप में अंतरिक्ष में संचरित होते हैं। जब यह ऊर्जा पदार्थ के परमाणु या अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है तब उनके इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में परिवर्तन होता है और आयनीकरण या उत्तेजन जैसे प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण रासायनिक आवरण टूटने लगते हैं, नए बंध बनते हैं तथा अनेक सक्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं। विकिरण रसायन में मुख्य रूप से आयनीकारी विकिरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, एक्सरे किरण, न्यूट्रॉन, है ना, ये सब चीज है। ये किरण पदार्थ के साथ अंतः क्रिया करके आयन मुक्त मूलक और उत्तेजित अणुओं का निर्माण करते हैं। मुक्त मूलक अत्यंत क्रियाशील होते हैं और ये आगे चलकर अनेक द्वितीयक रासायनिक अभिक्रियाओं को जन्म देती है। विकिरण रसायन यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार बहुत अल्प समय में घटित होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाएं, घटनाएं आगे चलकर स्थायी रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से आप इनके परिचय को पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक देता हूं, ये इनके पूरे परिचय हैं, आप उनके अंतर्गत लिख सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक लेना, थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ लेना स्टूडेंट, और इसको लिख लेना। ओके, काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, इस पर कोई हमने लाइट टकराया, और लाइट जैसे हमने टकराया, एनर्जी जैसे ही पड़ा, तो इससे क्या होने लगते हैं, कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगते हैं। कुछ इस पार्टिकल पर अगर हम रेडिएशन डालें, मान लीजिए इस पर रेडिकल कोई डालें, तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रहे हैं बच्चों, यही है हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जब किसी पदार्थ पर कोई किरण पड़ते हैं तो उनके सतह से जो लाइट निकलने लगते हैं उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ आया? परिभाषा क्या है? विकिरण रसायन की परिभाषा क्या देंगे? विकिरण वह ऊर्जा होती है जो तरंग या कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। रासायनिक दृष्टि से विकिरण को दो भाग में बांटा गया है, एक तो है आयनाइजेशन रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। आयनीकारी विकिरण के प्रकार है, टाइप ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन। अल्फा किरण सब लोग जानते हैं, बीटा किरण सबको पता है एकदम, और गामा किरण सबको पता है। ये भेदन क्षमता अलग अलग होते हैं। भारी और धन आवेशित कण होते हैं अल्फा कण, आयनीकरण क्षमता अधिक होता है, भेदन क्षमता कम होता है। बीटा कण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, मध्य भेदन होता है, मध्य आयनीकरण क्षमता होते हैं। गामा किरण क्या है? आयनीकरण प्रत्यक्ष होते हैं, इंडायरेक्ट होते हैं, भेदन क्षमता अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक्सरे किरण है, न्यूट्रॉन किरण है, और विकिरण और पदार्थ की अंतः क्रियाएं हैं, ये सब चीज है। और विकिरण रसायन के मूल प्रक्रियाएं क्या क्या है? भौतिक चरण क्या है? भौतिक रासायनिक चरण क्या है? रासायनिक चरण क्या है? बिल्कुल पढ़े, मुक्त मूलक भी इसके अंतर्गत आते हैं। भौतिक रासायनिक चरण में रासायनिक चरण पहला है, दूसरा है मुक्त मूलक है, तीसरा है
विकिरण रसायन के उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, लाइट वगैरह में जानते हैं, कैंसर उपचार में रेडियोथेरेपी इसका उपयोग करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में है, औद्योगिक उपयोग भी है इनका, पॉलीमर संशोधन में, क्रॉस लिंकेज में और खाद्य संरक्षण में। पर्यावरणीय एप्लीकेशन है, जल का शोधन करना चाहिए, ये सब उपयोग है। नाभिकीय रसायन का प्रयोग ये भी है। विकिरण रसायन का महत्व, ऊर्जा स्थानांतरित की क्षमता है, जैविक प्रभावों का अध्ययन है, ये सब इनके महत्व है। अगला टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण के सोर्स है, प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण उन स्थिति को कहते हैं जब वातावरण, जल प्रदूषण जल या मृदा जैसे जैविक तंत्रों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाला विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन, इकोसिस्टम के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक सोर्स और मानव निर्मित सोर्स में वर्गीकृत किया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक सोर्स क्या है? पृथ्वी के भूपर्पटी में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्व है, देख सकते हैं, और रेडॉन गैस है ना, कॉस्मिक रेडिएशन है, जल ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। बिल्कुल एकदम सरल है, अच्छा लग रहा होगा पेपर ना, सबसे अच्छा ना आप ही लोग का पेपर है केमिस्ट्री का, बॉटनी जूलॉजी तो बहुत ज्यादा है, जूलॉजी तो और ज्यादा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मानव निर्मित सोर्स क्या है, देख सकते हैं, हेडिंग हेडिंग से आप पूरा समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजों को हमको पढ़ना चाहिए। चिकित्सा और अनुसंधान में उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? चिकित्सा क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप का उपयोग कैंसर उपचार में, एक्सरे में और डायग्नोसिस तकनीक में किया जाता है। इसके अनुचित उपयोग या अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है। औद्योगिक गतिविधियां हैं, खनन और अयस्क का प्रसंस्करण है। अगला टॉपिक है हमारे पास रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, और लास्ट है इनको कंट्रोल कैसे करें, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 9 पेज और है। रेडियोधर्मी प्रदूषण उन स्थिति को कहते हैं या दर्शाते हैं जिसमें पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है। इन पदार्थों से निकलने वाली, ओ क्या हो रहा है, अच्छा, निकलने वाली आयनकारी विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें जीवन कोशिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या हानिकारक होते हैं। अरे महत्वपूर्ण कहाँ होगा, अत्यंत हानिकारक होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव अल्पकालीन ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन तक, लंबे टाइम तक, पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकता है, कैंसर का प्रभाव हो सकता है, अनुवांशिक प्रभाव भी पड़ सकता है, वीडियो को थोड़ा रोक दे रहा हूं, विकिरण रोग हो सकता है, पशु एवं वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ सकता है, वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ सकता है, बहुत सारे प्रभाव है, अंदर आप पढ़ें थोड़ा सा चीजों को। जल स्रोतों पर प्रभाव है, जल सोर्स भी प्रभावित होता है। मृदा पर भी प्रभाव पड़ता है, मिट्टी को जरूर प्रभावित करेगा स्टूडेंट। खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है इनका, बिल्कुल। इकोसिस्टम तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव भी इनका है। अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, विकिरण के संरक्षण कैसे करें, इनका प्रस्तावना पढ़ें। इनके सिद्धांत है कुछ विकिरण संरक्षण के, तो अलग अलग इनके सिद्धांत है, आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा रोकते जा रहा हूँ, आप सब लोग इनको देखते जाएं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, देखते जाएं। समय, दूरी और परिरक्षण है, समय दूरी ये सब चीज इनके अंतर्गत आते हैं, कंट्रोल करें। परिरक्षण है, शील्डिंग है, और यहाँ पर है आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय करना चाहिए, सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, एप्रॉन लगाएं। एडिएशन कार्यकर्ताओं को लेड एप्रॉन, दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मा और विकिरण पोषक पहननी चाहिए, विशेष पोशाक पहननी चाहिए। डेसीमीटर का उपयोग,
डेसीमीटर उपकरण का उपयोग करके यह मापा जाता है कि किसी व्यक्ति ने कितनी मात्रा में विकिरण अवशोषित किया है, जिससे विकिरण सीमा के भीतर रहने में सहायता मिलती है। अगला है चिकित्सा क्षेत्र में विकिरण के संरक्षण है। देखो चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रयोग करते हैं, एक्सरे करवाते हैं ना, सीटी स्कैन, केवल आवश्यक होने पर ही परिरक्षण किया जाए। रोगों और तकनीशियन दोनों के लिए उचित परिरक्षण व्यवस्था हो। औद्योगिक और परमाणु यंत्रों में सुरक्षा कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, ठीक है। और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? वीडियो को रोकें, थोड़ा देखें, लिखते जाएं भाई, लिखते जाएं, लिखते जाएं। इतना मैं मेहनत करके बना रहा हूं तो आप मुझे मत बोलो कि सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। लिखो ना, आप सब लोग मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? देंगे जरूर लास्ट में, लेकिन अभी तो आपको मैं चाहता हूं आप मेहनत करें, खुद के हैंड राइटिंग से लिखें, उसी को पढ़ते जाएं। पर्यावरणीय संरक्षण उपाय ये भी करें। कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय लास्ट है हमारे पास टॉपिक, कंट्रोल कैसे करें रेडिएशन को। देखो रेडिएशन का उपयोग आज चिकित्सा, उद्योग, अनुसंधान, ऊर्जा और उत्पादन और कृषि क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। यद्यपि इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन अनियंत्रित एवं अत्यधिक विकिरण मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और इकोसिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है, नुकसान करता है। रेडियोधर्मी विकिरण से कैंसर, अनुवांशिक विकार, कोशिका एवं पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। अतः विकिरण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसका नियंत्रण करना अत्यंत जरूरी है। सिद्धांत इसका अलग अलग सिद्धांत है, पढ़ सकते हैं। फिर वही आ गए आपका डिस्टेंस वाला, कोई चीज को यहाँ पर भी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडियोधर्मी सोर्स का सुरक्षित उपयोग करें, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास रेडियोधर्मी अपशिष्ट का नियंत्रण करें। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विकिरण नियंत्रण करना चाहिए। तो ये अलग अलग इनके पॉइंट है। चिकित्सा क्षेत्र में विकिरण नियंत्रण, ठीक, इतना चीजों को आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आसानी से। अच्छा नोट्स है, काफी हेल्प मिलेगा ये नोट्स से। एक लास्ट पॉइंट और है हमारे पास, देखते हैं। पर्यावरणीय निगरानी और नियंत्रण करना चाहिए, ये बचने का उपाय है। और कुछ शासन द्वारा अपनाए गए कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण है, ये सब चीज को आप लोग कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक एक चीजों को पढ़ के नहीं सुनाया, लेकिन पॉइंट तो पॉइंट है, हेडिंग हेडिंग है, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं थोड़ा से वीडियो को छोटा कर देता हूँ, मतलब स्क्रीन को। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये आपको फर्स्ट पेज है, उसके बाद आपको मिलेगा 155 पेज, 156 पेज, 157 पेज, 158 पेज। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देख लेना है ना। 159 पेज, 160 पेज, 161 पेज, 162 पेज, 163 पेज, 164 पेज, 165 पेज, 166 पेज, 167 पेज, 168 पेज, 169 पेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है डीएससी केमिस्ट्री का। आप सबने देखा होगा, अब पूरा 8 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप जूलॉजी या बॉटनी कोई दूसरा विषय लेके पढ़ रहे होंगे तो उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा हमारा वीडियो रहेगा, उनके लिए भी नोट्स देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी के डीएससी या बॉटनी के डीएससी को पढ़ेंगे। चैनल में नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे का पढ़ाई इसी माध्यम से आपको अच्छा से मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।